आज की कक्षा में पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज हमारी चर्चा खास करके राष्ट्रपति के बारे में होनी है। राष्ट्रपति के अधिकार, क्या क्या चीजें राष्ट्रपति के बारे में संविधान में वर्णित हैं, कहाँ पे वर्णित हैं, और कितने राष्ट्रपति आपके हुए हैं, सारे चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे आराम से। कोई समस्या नहीं है, टाइमिंग बिल्कुल टाइम हमारे पास है। तो भारत जो एक गणराज्य है, राष्ट्रपति पहली बात तो उसका देखिए साफ साफ लिखा हुआ, भारत के गणराज्य का कार्यपालक अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति हमारा जो है, जो भारत का गणराज्य है, उसका एक कार्यपालक अध्यक्ष है राष्ट्रपति। और भारत संघ जो है, इसके सारे कार्य जो है राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। कार्यपालक कार्य उसके नाम से, कि जो भी कार्य आपका, जो भी नियम कानून बनेगा, चाहे संसद पास करे चाहे कोई पास करे, अंत में राष्ट्रपति की अनुमति से ही वो कानून का रूप ग्रहण करता है। इसका मतलब हो गया कि जो भी कार्य किए जाएंगे, चाहे लिखित रूप में हो या जैसे भी मान लीजिए, तो नाम से तो राष्ट्रपति के ही होते हैं। अलग बात है थोड़ा सा अधिकार कहीं ना कहीं सीमित किया गया राष्ट्रपति का, लेकिन फिलहाल जो अंतिम आदेश निर्देश का जो नियम है, देखिए अनुच्छेद 53 है यहाँ पे। ये परीक्षा में कई बार पूछा होगा कि राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्ति जो है, जो निहित राष्ट्रपति में किस अनुच्छेद के तहत निहित हुई है, तो अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 53 ये बताता है कि राष्ट्रपति में कार्यपालिका की शक्ति निहित है। दूसरी चीज देखिए, यहाँ लिखा सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। जो तीनों सेनाएं हमारी हैं, वायुसेना, जल सेना, थल सेना, इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भी कौन होता है? आपका राष्ट्रपति होता है। और जब कोई आपातकाल लगता है, आप जानते हैं 3 प्रकार के आपातकाल आपके होते हैं, वित्त आपात, और बताओ भाई 3 आपात कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति, बताइए, राष्ट्रपति शासन, वित्त आपात, राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन, 3 तरह के आपात लगाए जाते हैं। और आप जरा बता दीजिए तो किस किस अनुच्छेद में वर्णन इसका है? 52, 56, 60 बताया था मैंने, राष्ट्रीय, राष्ट्रपति, वित्त आपात। तो 352, 356 और 360। 352 में 52, 56, 60 राष्ट्रीय आपात 352 में है। राष्ट्रपति शासन जो है आपका 356 में है, 56, और वित्त आपात आपका जो है 360 में है। 3 तरह के आपात लगते हैं, और ये आपात लेने का जो निर्णय अंतिम में जो होता है, ये जो मोहर लगाता है इस पर है, वो राष्ट्रपति ही करता है। और दूसरी चीज क्या है कि भारत का एक प्रथम नागरिक होता है। जो नियम है नागरिक प्रथम, कौन राष्ट्र का प्रथम नागरिक होता है, इसमें क्या होता है? भारत का प्रथम नागरिक जो होता है राष्ट्रपति होता है। और भारत का राष्ट्रपति वही हो सकता है जो भारत का नागरिक हो। भाई तो बात नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं। बिना नागरिक ही जो है भारत का राष्ट्रपति बनेगा, बाकी बाहरी थोड़ा कोई बनेगा। एक चीज और यहीं से ये बताओ, नागरिकता कहाँ से लिया गया भारत में? जो नागरिक शब्द यहाँ पे आया, वो नागरिकता ली कहाँ से गई है? भारतीय नागरिकता कहाँ से ली गई है? किस देश से भारतीय नागरिकता ली गई है? बता दे। भारत में नागरिकता जो है किस देश से ली गई है? और नागरिकता का वर्णन बताइए किस अनुच्छेद में है, किस भाग में है? रूस से लिया गया था। नहीं नहीं, देखिए नागरिकता भारत की जो ब्रिटेन से ली गई है, एकल नागरिकता वहां पे है। और आपके अमेरिका में जो दोहरी नागरिकता अमेरिका में है। एकल नागरिकता भारत की मतलब भारत के किसी राज्य के आप हो, नागरिकता आपकी भारत की ही होगी। जबकि बाकी कई देशों में डबल नागरिकता होती है, इसे दोहरी नागरिकता इसको हम कहते हैं। इससे आपका अमेरिका हो गया, वहां पे जिस राज्य के उस राज्य के नागरिक बनते हैं, उसके बाद पूरे देश के नागरिक बनते हैं आप। ये भारत की नागरिकता एकल नागरिकता है, और ये जो है ब्रिटेन से ली गई है। देखिए, ये देखिए भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है सत्यमेव जयते, अशोक लाट है, नीचे सत्यमेव जयते। ये तो सत्यमेव जयते लिया गया है, किस जगह से लिया गया? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है?
आनंद मठ से। कोई बता दे। आनंद मठ से लिया आनंद गया है, सत्यमेव जयते आनंद मठ से लिया गया है। बहुत बढ़िया। कोई और बताए भाई। कठोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से। हाँ। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। आपका राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम आनंद आनंद मठ से वंदे लिया गया है। और ये भारत का राज चिन्ह जो आपका ये है, भारत का राज चिन्ह, ये और कहाँ पर ये संकलित है, इसकी ये मूर्ति कहाँ पर इसमें रखी हुई है, कहाँ पे? सारनाथ। हम्म। हाँ, आवाज स्क्रीन नहीं दिख रही है। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही है, रुकिए। चलिए ठीक है। तो चर्चा हम कर रहे थे कि जो भारतीय चिन्ह है सत्य आपका 3-4 मुख वाला सिंह जो है, बताओ कहाँ पे लिया, कहाँ पे से रखा गया इसको, है किस संग्रहालय में है अभी ये रखा हुआ है? चलिए, ये आना चाहिए आप लोगों को। ये फिलहाल सारनाथ में रखा हुआ ये है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है सारनाथ का मतलब आपका जो बनारस है वहां पर इसको रखा गया है। अभी हम चलिए, बताए सारनाथ। ये भारत प्रश्न जो बनता है आपके राष्ट्रध्वज को लेकर के, इसका अनुपात पूछता है, बहुत परीक्षा में पूछता है। कोई बताया भाई इसका अनुपात क्या है? 3:2। लंबा चौड़ाई का 3:2। 2। बिल्कुल सही, 3:2 का अनुपात इसका है। और जो तीली लिखी, इसमें तीली जो लगी हुई है धम्म चक्र प्रवर्तन जो आपका है, कितनी तीलियां बताओ इसमें है? इसमें कितनी तीलियां? 24। 24 तीलियां। 24 तीलियां हैं। 24। भारत के राष्ट्रपति नाम बता दीजिए, इनका नाम बता दीजिए। श्री रामनाथ कोविंद। नाम बता दीजिए। रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद है। और 25 जुलाई 2017 से ये जो है पद पे अपने बैठे हुए हैं, पद पे हैं। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इनके बारे में थोड़ी कुछ चीजें देखिए, क्या क्या है। इनको राष्ट्रपति महोदय इनके शब्द, इनके पहले, और भारत के बाहर जो है ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहते हैं इनको, है। भारत में राष्ट्रपति है और भारत के बाहर ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम है उनके लिए पार लगाई जाती है। आवास राष्ट्रपति भवन इनका है। राष्ट्रपति भवन का आवास आप जानते हैं कि इसका निर्माण जो है एक लुटियन नामक एक था, अंग्रेज था, उसी ने किया था। एक पहाड़ी थी दिल्ली में, उस पहाड़ी का नाम मुझे इसमें नहीं याद आ रहा, नाम क्या था। उसी पहाड़ी पर इसका निर्माण किया गया था दिल्ली में। रायसीना पहाड़ी थी, पहाड़ी का नाम रायसीना था। पहाड़ी का नाम क्या था? रायसीना। और उसी पहाड़ी पर जो है राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया गया है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज देखो, यहाँ लिखा हुआ है इसकी नियुक्ति कौन करता है राष्ट्रपति की, तो यहाँ लिखा हुआ है राष्ट्रपति है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है। और शपथ भी राष्ट्रपति कहाँ लेता है, किसके सामने शपथ राष्ट्रपति लेता है? तो न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, उसी के सामने राष्ट्रपति अपनी जो है शपथ पत्र भी लेता है। और उसी के दिशा निर्देश में इनका चुनाव भी होता है। राष्ट्रपति का होता है और राष्ट्रपति का, हाँ, होता है। मतलब जरूरी नहीं कि एक बार निर्वाचित हो गया तो नहीं होना दोबारा। अगर राष्ट्रपति चाहे तो जब भी जितनी बार चाहे बार जो है निर्वाचित जो है राष्ट्रपति हो सकता है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे, जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद नाम था, ये 2 बार चुने गए हैं। इसके बाद कोई राष्ट्रपति इस तरह का नहीं बना, इसका चुनाव 2 बार किया गया हो। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम बता दीजिए, क्या नाम था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नाम था। कहाँ के थे वो, किस प्रदेश के निवासी के? बताइए भाई, किस प्रदेश के निवासी थे? बिहार के थे? यूपी के थे। बिहार। बिहार के थे। और वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद, ये भी बिहार के हैं। दोनों लोग बिहार के हैं, राजेंद्र प्रसाद और रामनाथ कोविंद दोनों जो है बिहार के ही निवासी हैं। और शुरुआत की प्रथम राष्ट्रपति का उद्घाटन करता लिखा प्रथम कायदा तो राष्ट्रपति का तो आपके राजेंद्र प्रसाद। चलिए देखिए, गठन जो यहाँ लिखा हुआ, मतलब प्रथम बार राष्ट्रपति बना कब था, तो भारत का संविधान देखिए कब लागू, इसी दिन 26 जनवरी का भी जो है चयन 1950। जो है किया गया था। और वेतन इनका राष्ट्रपति का, और इसके बहुत सारे भत्ते भी मिलते हैं इनको है। और कभी राष्ट्रपति से वेबसाइट पे जाना हो, देखिए वेबसाइट उनको दी हुई है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस पे आप जा करके उनके बारे में कोई जानकारी ले सकते हैं, राष्ट्रपति के बारे में। और देखिए यहाँ लिखा सिद्धांततः राष्ट्रपति के पास पर्याप्त शक्तियां होती है। सिद्धांततः लिखने का उद्देश्य क्या इसका है? तो सिद्धांत मतलब बहुत कुछ, व्यवहार अलग है। लोग कहते हैं रबड़ की मोहर, राष्ट्रपति रबड़ की मोहर होता है। भारत का राष्ट्रपति क्या है? रबड़ की मोहर, जहां चाहो वहां उसको बैठा दो। छोटा धापे बीच में बतियावन है, बतियावन मोबाइल में बतियाला अकेले। तो सिद्धांत जो सिद्धांत राष्ट्रपति के पास पर्याप्त शक्तियां होती हैं, मतलब लिखा पढ़ी तो अलग चीज है, लेकिन व्यवहार जो होता है वास्तव में राष्ट्रपति को मैक्सिमम काम जो होते हैं मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के कहने पर करने होते हैं। कुछ विशेष शक्तियां राष्ट्रपति को तब मिलती हैं जब आपातकाल लगता है। आपातकाल में राष्ट्रीय शक्तियां असीमित हो जाती हैं और पूरा देश जो है उसी पर नियंत्रित हो जाता है। तो आपातकाल के अलावा नॉर्मल जो शक्तियां राष्ट्रपति के पास सीमित है और कुछ ही सुविधाओं का प्रयोग कर पाता वो है। नॉर्मली जो है कि जैसा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री इस तरह से कहते हैं उस हिसाब से उसको काम करना पड़ता है राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति पद में निहित अधिकांशतः अधिकार वास्तव में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिपरिषद किए जाते हैं। जो राष्ट्रपति के पास जो प्राप्त है उसका अधिकतम शक्तियां जो होती है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद जो होती है उसी के अनुसार उनको करना पड़ता है। और देखिए भारत के राष्ट्रपति नई दिल्ली, देखिए यहाँ पहाड़ी का नाम देखिए जाता है। राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार, समय सीमा नहीं है, 2 बार कार्यक्रम, चलिए 2 बार ग्रहण किया था। देखिए प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी बताइए? प्रतिभा सिंह पाटिल। प्रतिभा सिंह पाटिल परीक्षा में कई बार टच किया हुआ है। इसका जवाब क्या आपका है? प्रतिभा सिंह पाटिल। प्रतिभा पाटिल 12वीं राष्ट्रपति चुनी गई थी। प्रतिभा सिंह पाटिल जो है, और इसमें 14वें राष्ट्रपति कौन इसमें है आपके? रामनाथ कोविंद इसमें 14वें। इनके बताओ रामनाथ कोविंद के पहले कौन थे? 13वें कौन थे? प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी थे। और प्रतिभा सिंह पाटिल पहले कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, मिसाइल मैन भारत के जो है। इसके पहले 11वें वो थे। उसके बाद प्रतिभा सिंह पाटिल आए हैं। उसके बाद जो क्या नाम है, प्रणब मुखर्जी आए हैं। पुनः रामनाथ कोविंद आए हैं। एक अगला देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए यहाँ कुछ चीजें लिखा हुआ है जो काम आपके हैं। तो अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था बता दीजिए भाई? लॉर्ड माउंटबेटन। यहाँ लिखा हुआ है आजादी से पहले भारत के आखिरी ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ही भारत के पहले गवर्नर जनरल भी बने थे। मतलब अंतिम वायसराय भी यही थे। और भारत स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो यही माउंटबेटन ही प्रथम गवर्नर भी बने थे।
तो अंतिम वायसराय जी जो सर। है अंग्रेजों के लॉर्ड माउंटबेटन थे, और प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। तुरंत बहुत जल्दी ही उन्होंने जो जल्दी ही चक्रवर्ती ये पद जो है राजगोपाल गवर्नर जनरल बनने के बाद जो है यथाशीघ्र जो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को उन्होंने पद सौंप दिया था, गवर्नर जनरल का पद जो है। तो भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन, और प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। देखिए इसी बीच देखिए यहाँ लिखा है डॉक्टर संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर को, भाई जानते आप लोग हैं, मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान अध्यक्ष थे। मसौदा बनता है और इसको स्वीकार कब किया जाता है? 50 को औपचारिक रूप से संविधान को स्वीकार किया जाता है। पहली बार जो पुरुष ने आवाज दी थी और इसी डेट में ही जो डेट आपका है, इसी डेट को प्रथम पहली बार जो शपथ लेने वाले काम कौन किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है, जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था 1900। देखिए ये जो एक चीज और देखा यहाँ से, 26 जनवरी के डेट को ही क्यों चुना गया संविधान लागू करने के लिए? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार जो है पूर्ण स्वतंत्रता की थी, इसीलिए 26 जनवरी के डेट को जो है संविधान लागू किया गया था। लेकिन लागू कुछ पार्ट को ही किया गया था, लेकिन पूरे भाग को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को लागू किया, क्योंकि इसी दिन कांग्रेस ने जो है पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो इसलिए यहाँ पे जो है इस डेट को लागू किया गया है। चलिए आज नीचे आ जाइए। भारत के देखिए प्रथम प्रधानमंत्री भाई जानते हैं आप लोग हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और नीचे आ जाइए। ये चुनाव बड़ा इंपॉर्टेंट इसका राष्ट्रपति का है। चुनाव के बारे में परीक्षा में प्रश्न पूछता है, इसका चुनाव कैसे होता है। पहली बात तो इसकी प्रणाली पर टच करता है, प्रणाली कौन सी इसमें यूज होती है राष्ट्रीय चुनाव में, प्रणाली क्या लगती है, चुनाव में कौन कौन प्रतिभाग करता है, ये चीज थोड़ा सा जानना आपको है। एकल इसमें जानिएगा कि संक्रमण राज्यसभा, हाँ राज्यसभा लोकसभा के अलावा जो राज्यों की जो सभाएं होती हैं वो भी इसमें प्रतिभाग करती हैं चुनाव में। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अनुच्छेद 55 के अनुसार, अनुच्छेद ही पूछ सकता है किस अनुच्छेद, 55 अनुच्छेद आपका है, अनुपातिक प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इसका चुनाव होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार इसका चुनाव होता है राष्ट्रपति का। तो बड़ा लंबा प्रक्रिया इसकी है, देख लीजिए पूरे अनुपातिक प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार चुनाव इसका होता है। और देखिए यहाँ लिखा हुआ लोकसभा राज्यसभा के साथ साथ राज्यों की विधायिका विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए चुना था। मतलब जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो है लोकसभा राज्यसभा के साथ साथ राज्य विधायकों मतलब विधानसभाओं के सदस्य भी इसमें प्रतिभाग करते हैं। मतलब लोकसभा राज्यसभा के अलावा विभिन्न राज्यों की जो विधानसभाएं हैं वो भी इसमें प्रतिभाग करते हैं। एक चीज और यहीं से गौर करना आपको है, लोकसभा राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है 14 लोगों को क्या बोलता है, 14 लोगों मनोनीत को अपने हिसाब से रखता है, मनोनीत कर सकता है। तो वो लोग प्रतिभाग नहीं करते इसमें। मतलब 14 लोग जो वो हैं, जो आपके 2 लोग आपके होते हैं एंग्लो इंडियन वाले, और 12 लोग ऐसे लोग होते हैं जिनको रखता है। तो एक जानिएगा कि राज्यसभा में जो है 12 लोगों को रखता है, लोकसभा में 2 लोगों को रख सकता है। उल्टा तो नहीं बता रहा हूं मैं, किसी पता है किसमें कितने लोगों को रख सकता है? 12 और 2 लोग हैं, 14 लोग मिला के होते हैं शायद। तो 14 लोग मिला जुला के तभी 14 लोग प्रतिभाग नहीं करते हैं मतलब इसके चुनाव में। ये 14 लोग जो होते हैं राष्ट्रीय चुनाव में अपना योगदान नहीं देते हैं, मतलब इनके मत को माना नहीं जाता है। अब देखिए
मुख्य रूप से आपको इसको याद रखना है। और देखिए इसका मतलब क्या क्या इसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, क्या देखिए 35 वर्ष की कम से कम उम्र हो, 35 वर्ष की कम से कम उम्र हो, भारत का नागरिक हो ये, और किसी लाभ के पद पर नहीं हो, पहली बात, और कुछ कार्यालय धारकों के को राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में खड़ा होने की अनुमति। जैसे क्या होता है कि राष्ट्रपति बनने से पहले जो है एक 50-60 लोगों का उसमें लोकसभा में जो है या राज्यसभा में ये अनुमोदन और प्रस्ताव लाते हैं लोग, मतलब 50 लोग समर्थन में रहेंगे तभी कोई राष्ट्रपति बनेगा। जो लोकसभा सदस्य जो होते हैं, जो विधायक और जो एमएलसी होते हैं, 50 लोगों का इसमें होना चाहिए, 50 लोग अनुमोदन करते हैं, 50 लोग उसमें कहते हैं हाँ मैं इनके पक्ष में हूँ, तभी जो कोई व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो पाता है। देखिए दूसरी चीज क्या है कि राष्ट्रपति तो बन गया, तो क्या इसको हटाया भी जा सकता है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राष्ट्रपति पर महाभियोग लागू लगाया नहीं, भारत में गया है। अभी तक हमारे सभी राष्ट्रपति इस अभियोग है, नियम संविधान में आपके उसका पालन नहीं करता है तो उस पर अभियोग लगा करके उसको हटाया जा सकता है। तो आप संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान में भी वहां तो 2-1 लोगों को हटा दिया गया था महाभियोग लगा करके, जो काम जो संविधान का उल्लंघन करने लगे या किसी व्यभिचार में फंसे उनको वहां से हटाया गया वहां से अमेरिका। लेकिन भारत में भी किसी राष्ट्रपति पर यह महाभियोग जो नहीं लगाया गया है। और एक चीज और जानिएगा, महाभियोग लगाने से 14 दिन पहले लोकसभा या राज्यसभा में ये जो राष्ट्रपति को नोटिस दिया जाता पहले है, उसके बाद आप अभियोग लगा सकते हैं। दूसरी चीज, एक चीज और ही महत्वपूर्ण राष्ट्रपति पर बनती है कि, चलिए आगे आ जाइए, देखिए इसमें नीचे लिखा हुआ है तो एक प्रश्न यहां से पूछ सकता है कि अनुच्छेद यहाँ लिखा हुआ है, मतलब किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग, अनुच्छेद 61 है यहाँ पे, अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है लगाया जा सकता है। और यहाँ देखिए लगाने के लिए जरूरी चीज क्या है कि सदन में, जो सदन में आप लाना चाहते हैं, महाभियोग लाना चाहते हैं, 1/4 सदस्य का समर्थन कम से कम होना चाहिए उस पर। 1/4 माने जो भी सदस्य आपके संसद में है उसमें से 1/4 जो संख्या, वाजिब संख्या, मान लीजिए वाजिब संख्या जो उसकी होती है उसमें से 1/4 लोग कम से कम कहे हाँ हाँ ये सही है, तभी आप इसको जो किसी संसद में पारित कर सकते हैं और राष्ट्रपति पर महाभियोग आप लगा सकते हैं। कुल 2/3 से अधिक होना चाहिए। आगे देखिए यहाँ पे है, इसको राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। उसके बाद है, देखिए नीचे लिखा हुआ राष्ट्रपति की शक्तियां कौन कौन सी हैं, क्या चीज का राष्ट्रपति इस्तेमाल कर सकता है, याद रखिए नीचे है अनुच्छेद 73 यहाँ पे है। 73 न्यायिक शक्ति की बात करता है, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति की बात करता है। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां कौन कौन सी प्राप्त, दंड का उन्मूलन कर सकता है, किसी को क्षमा दे सकता है, आहरण सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रपति की शक्तियां जो प्राप्त हैं, जैसे कोई व्यक्ति को फांसी की सजा हुई है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उस फांसी की सजा को क्षमा कर सकता है। उस व्यक्ति को सारे नियम कानून भले लगे हो, सब कुछ लग गया हो, कोर्ट ने उसको दंड दे दिया हो, फिर भी राष्ट्रपति अगर चाहे तो संबंधित व्यक्ति कुछ परिवर्तन की भी बात कर सकता हुआ है। देखिए क्षमादान के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, क्या क्षमा कर सकते, किसी व्यक्ति को मिली संपूर्ण सजा समाप्त कर देना। मतलब यह है कि कोई कोर्ट सजा किसी को दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट सजा दिया हुआ है,
राष्ट्रपति चाहेगा तो उसको सजा को पूरी तरह समाप्त कर सकता है। लघुकरण क्या है कि कोई सजा बहुत कठिन है उसको अन्य कर सकता है, नम्र कर सकता है। मान लीजिए मृत्युदंड दिया गया है तो सश्रम कारावास ला सकता है, न्यूनीकरण कर सकता है। परिहार माने क्या होता है? परिहार का मतलब है सजा प्रकृति बदल सकता है उसकी, मतलब दंड की अवधि को घटा सकता है, बाकी चीजें चेंज कर सकता है, विराम या कोई मान लीजिए दंड में कमी लाने का विशेष आधार पर मिलती है। जैसे गर्भवती महिलाओं को जो कोई सजा कोई मिल गई है उस टाइम पे उसकी सजा को कम कर सकता है वो। प्रतिलंबन का मतलब ये है कि दंड प्रदान करने में विलंब कर सकता है। ये 3-4 चीजें राष्ट्रपति जो न्यायिक प्रक्रिया के तहत कर सकता है ये, और उसको ये अधिकार यहाँ न्यायपालिका देती है। देखिए 2-3 एक महत्वपूर्ण चीज देखो, यहाँ वीटो शक्ति लिखा हुआ, वीटो पावर। वीटो पावर, ये वीटो पावर क्या है भाई, कोई बताएगा? कोई बता सकता है वीटो पावर क्या है? कोई बता दे। विधायी शक्ति कार्यवाही। ये वीटो पावर क्या चीज है? वीटो पावर विधायी शक्ति भूल गया है सर। वीटो पावर माने निषेधाज्ञा होती है, मतलब पूरी तरह से अस्वीकृत कर। जैसे आप यूएनओ पढ़ा होगा आप लोगों ने, वहां पर भी 6-5 देश जो को वीटो पावर प्राप्त है। आपके पूरा महासभा में कोई भी नियम कानून पारित करे, सभी लोग पारित कर दें, उसमें से कोई एक देश अगर वीटो लगा देगा तो वह कानून बनेगा नहीं। इसी तरह से राष्ट्रपति के पास भी वीटो पावर कुछ विशेष तरह वीटो पावर प्राप्त राष्ट्रपति को है और वीटो का प्रयोग कर सकता है वो। और ये देखिए यहाँ देखिए लिखा हुआ, निर्धारित प्रक्रिया के पास बिल पर राष्ट्रपति के पास आए, निर्धारित प्रक्रिया से पास बिल जब राष्ट्रपति के पास आए संविधान संशोधन बिल के अतिरिक्त, तो वह अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति घोषणा कर सकता है। मतलब किसी बिल को स्वीकृत कर सकता है, किसी बिल को अस्वीकृत कर सकता है। ये वीटो उसको प्राप्त है। लेकिन अनुच्छेद 1 बना हुआ है 368 के अंतर्गत कोई बिल अगर आ रहा है तो वह अपनी स्वीकृति नहीं दे सकता है। यद्यप भारत में अब तक राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह के नहीं किया है, माना जाता है कि ऐसा कर भी नहीं सकता। ब्रिटेन में यही परंपरा, इसका अनुसरण भारत में किया। लेकिन वीटो शक्ति भले प्राप्त भारत संविधान के राष्ट्रपति को, लेकिन नॉर्मली जो प्रक्रिया भारत की है वो सामान्य कंडीशन में नहीं कर सकता है। ये कुछ शक्तियां जो वीटो पावर प्राप्त भारत के राष्ट्रपति को है, कुछ कर सकता है, कुछ विशेष परिस्थिति में नहीं कर सकता। यहाँ लिखा हुआ है ब्रिटेन से यही परंपरा है जिसका अनुसरण भारत में किया गया। मतलब ब्रिटेन में अब तक जो वहां का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनता जो है वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं किया है, और वहीं से लिया भी गया है। तो मतलब माना जाता है कि मतलब भले शक्ति प्राप्त दी गई उसको है, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता वो। देखिए निलंबनकारी वीटो है। ये वीटो मतलब क्या होता है? मतलब है कोई नियम कानून बने वहां से। संविधान संशोधन देखिए यहाँ पे है, ये धन विधेयक के अतिरिक्त जो है, धन विधेयक पर मतलब ये विलंब नहीं कर सकता साइन करने के लिए। मान ली कोई धन विधेयक पास किया गया लोकसभा राज्यसभा में, तो राष्ट्रपति बाध्यकारी होता है इस पर अपनी साइन करने के लिए, अपनी साइन करने राष्ट्रपति बाध्यकारी यहाँ पे होता है। लेकिन धन बिल के अलावा, संविधान संशोधन अथवा धन बिल के अतिरिक्त राष्ट्रपति को भेजा कोई भी बिल, वह जो है पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। पुनर्विचार लिखा हुआ है, मतलब देर कर सकता है उस पर। कोई बिल राष्ट्रपति के पास आए और राष्ट्रपति की इच्छा है कि मैं इसे पास ना करूं, ठीक नहीं है, तो कुछ दिन के लिए उस बिल को पुनः वापस कर सकता हूं, पुनः इसको विचार करो। इसी को निलंबनकारी वीटो कहते हैं। 2 बिलों कर सकता है। संविधान संशोधन कोई अगर हो रहा है उस पर राष्ट्रपति का ये जो है निलंबनकारी वीटो लागू नहीं होता है। धन विधेयक कोई अगर है उस पर राष्ट्रपति बाध्यकारी होता है साइन करने के, तुरंत साइन करने के बाध्यकारी होता है। इन 2 बिलों के अलावा राष्ट्रपति चाहे तो 5-6 महीने के लिए किसी बिल को लटका सकता है। इसी को निलंबनकारी वीटो के नाम से जानते हैं। देखिए एक राष्ट्रपति हुए हैं रामास्वामी वेंकट रमन ने इस वीटो का प्रयोग किया था
और अगला देखिए पाकट वीटो है। यहाँ पे पाकट वीटो 3 वीटो प्राप्त है राष्ट्रपति को। एक निलंबनकारी वीटो है, एक वीटो है, एक पाकट वीटो है। पाकट वीटो में क्या होता है कि राष्ट्रपति किसी नियम कानून को चाहता है कि पास ना हो तो अपने पास रख लेता है उसको है, और उसको पुनः वापस नहीं भेजता है, क्योंकि अंतिम में किसी संसद के द्वारा पारित किसी नियम को कानून बनने की राष्ट्रपति की साइन उस पर होती है। राष्ट्रपति ने साइन नहीं किया तो कानून नहीं बनेगा वो। दो चीजें देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सामान्य बिल ना कि धन विधेयक, संविधान संशोधन 3 बिलों में लिखते हैं। किसी बिल को राष्ट्रपति जब चाहे अपने पॉकेट में रख लेता है, वो है मतलब अपने पास रख लेता है, बहुत दिनों तक उस पर निर्णय नहीं देता है और उसके पास पड़ा रहता है। ज्ञानी जैन सिंह ने जो है इस बिल का प्रयोग किया था। यानी जैन सिंह ने जो है इस वीटो का, पॉकेट वीटो का प्रयोग किया, इस्तेमाल किया था। और किस पर किए थे? भारतीय डाक बिल जो आया था, डाक बिल पर ज्ञानी जैन सिंह ने इस वीटो का प्रयोग किया था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पिस्सू बिल और भारतीय डाक बिल 1984 में ज्ञानी जैन सिंह ने इस बिल का प्रयोग किया था। अगली चीज देखिए, इसमें कुछ विवेक शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं, जो अपने स्वतः नियम कानून अपने अपने विवेक से कुछ कुछ शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, जिस पर वो अपना काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, नीचे आ जाइए। पूरा हो गया आपका ये। देखिए निलंबन वीटो, पॉकेट वीटो, विवेक शक्तियां हैं। एक चीज और यहीं पर है, राष्ट्रपति चाहे तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। मतलब लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति बुला सकता है। और अगला चीज देखिए यहाँ पे है, जब कोई राजनीतिक दल लोकसभा में बहुमत नहीं पा सके तो अपने विवेकानुसार राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। संसद दोनों सदनों का मतलब दो तीन चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपका है राष्ट्रपति के संबंध में। अगर मान लीजिए चुनाव हुआ और कोई कोई जो है बहुमत में नहीं आया, तो उस टाइम पे राष्ट्रपति जो है कि अपने विवेकानुसार, नॉर्मली तो बड़ी पार्टी को आमंत्रित करता है वो, लेकिन अगर कोई पार्टी मान लीजिए अभी विवेकानुसार एक छोटी पार्टी को भी अब जो है प्रधानमंत्री बनने के लिए प्रधानमंत्री बनने के लिए वो जो है बुला सकता है। विवेकी वीटो, पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। ये 3-4 चीजें इसके लिए राष्ट्रपति के लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ से। और अब आ जाइए आप लोग प्रश्नोत्तरी पर आ जाइए। अब आपको हम सीधे ले चलते हैं प्रश्नोत्तरी पर। चलिए सभी लोग पर निकल चुके हैं। पसंद नहीं आया क्या लोग आज का क्लास? चलिए नहीं, आवाज नहीं आ रही थी, किसी क्या नेटवर्क नहीं था, इससे मैसेज आया। आवाज नहीं आ रही हमारी? हमारे यहाँ आ रही, किसी के यहाँ नहीं है। सुनील कौन? आवाज के लिए नहीं था मैसेज, नेट खत्म हो गया। नेट खत्म होगा, हम देखा इसे दिया था मैसेज कोई। हाँ, नेट खत्म हो जाएगा तभी आवाज नहीं आएगी, सही है। चलिए तो हम अब कुछ प्रश्नों पर चर्चा हम लोग करेंगे राष्ट्रपति के संबंध में। जो पढ़ा आपने उसी को देख करके जवाब भी देना आप लोगों को है। ये स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? तो पहला प्रश्न आपका यहाँ पे है, किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा? इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद शायद 51 है, देख लेते हैं। अनुच्छेद 52 है, अनुच्छेद 52। 52 में जो है इसका उल्लेख है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। नीचे आ जाइए। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, किसमें निहित होती है? कार्यपालिका शक्ति भारतीय संघ की किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में होती है, लेकिन राष्ट्रपति में शक्तियों का उपयोग जो होता है मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के सहयोग से करता है। निहित तो राष्ट्रपति में होती है, लेकिन शक्तियों का उपयोग कौन करता है, किसके माध्यम से करता है? प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नहीं, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के सहयोग से करता है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा?
ये बात किस अनुच्छेद में कही गई है? संघीय 55 कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 है ये। 53 अनुच्छेद 53 में ये बातें कही गई है। तो 52 पहला है, 52 में राष्ट्रपति के बारे में बात हुई। पुनः जो है कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा, इसका वर्णन 53 में है। और देखिए 54 वाला यहाँ पे है। अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? शायद निर्वाचन है ये। राष्ट्रपति का देखता हूँ क्या सही है। राष्ट्रपति का निर्वाचन है के ये। निर्वाचन से। 54 का संबंध जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन से है। अनुच्छेद 59 किससे संबंधित है? 59 राष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के पद के लिए शर्तें, मतलब क्या 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 चीजें राष्ट्रपति के पास होनी चाहिए? 35 वर्ष की उम्र हो, भारत का नागरिक हो, और मतलब इस तरह की जो भी शर्तें नियम है इसमें आपके सारी चीजें इसमें है आपके। भारत के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? दो चीजें यहाँ से याद रखने लायक है। पहली बात, अनुच्छेद यहाँ है, इस अनुच्छेद के तहत है, और राष्ट्रपति जो है अपना शपथ जो कहाँ लेता है? मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेता है। अनुच्छेद देख लीजिए यहाँ से, अनुच्छेद 60 है आपका है। 60 अनुच्छेद देखिए 59 के तहत जो चुनाव होता है ना, 59 के तहत जो शर्त है, 58 के तहत जो है चुनाव है, 60 के तहत जो है मतलब शपथ कहाँ पे लेगा, किसके सामने लेगा, ये चीज 60 में लिखा गया है। अगला है, भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? राष्ट्रपति राष्ट्रपति होता है। तो द्वितीय नागरिक कौन होता है? द्वितीय नागरिक प्रधानमंत्री दुमदाम थम्बे हो गए हैं। एक उपराष्ट्रपति भी एक होता है, इसमें है उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा का प्रतिनिधि अध्यक्ष होता है। तो द्वितीय नागरिक में ये है कि इनकी पत्नी तो नहीं कही है, राष्ट्रपति की पत्नी होती है शायद। राष्ट्रपति की जो सही पत्नी होती है, द्वितीय द्वितीय नागरिक पत्नी इनकी, हाँ पत्नी इनकी द्वितीय नागरिक होती है। चलिए, देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? देश का संवैधानिक प्रधान मतलब नियम कानून से प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। लेकिन व्यवहारिक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति भारत के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति तीनों सेनाओं, राष्ट्रपति होगा। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति है, तो सही है। भारतीय संविधान के राष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? राष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? ये अमेरिका का संविधान, शायद अमेरिका का संविधान है, शायद ये पद वहीं से लिया गया है। तो अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति का पद लिया गया है। अगला आपका है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से संविधान से ली गई है? महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? अमेरिका भी अमेरिका से आपके है महाभियोग की प्रक्रिया। मैं बताया भी था पर इसके पहले भी, एक व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है भारत में? बताइए भाई। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? 2 बार। अधिकतम जितना बार चाहे हो, जितना बार वो चाहे उतनी बार निर्वाचित हो सकता है। चाहे जितनी बार है। पहली बात तो 2 बार मात्र एक ही व्यक्ति चुना गया अभी तक है, और राजेंद्र प्रसाद आपके थे। उसके अलावा कोई व्यक्ति 2 बार से 3 बार दोबारा नहीं हुआ है। लेकिन अगर वो कोई व्यक्ति इस लायक है तो कई बार राष्ट्रपति बन सकता है वो। कौन सा अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद हेतु योग्यताएं निर्धारित की गई हैं? किस अनुच्छेद में योग्यता दी गई भाई के राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या चाहिए? 58 में है, अनुच्छेद 58 में। अगला देखिए, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए?
35 कितने वर्ष है? 35 35 वर्ष की, 35 वर्ष 35 कम से कम उम्र होनी चाहिए उसकी। 35 वर्ष कम से कम उम्र होनी चाहिए। भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन सा है? संसद का तीसरा अंग कौन है? राष्ट्रपति। हाँ, बिल्कुल सही है। देखिए, लोकसभा राज्यसभा के अलावा संसद भी इसमें आता है आपके। तीनों लोग जो है अंग है। संसद के 3 अंग है, तीनों अंग है। देखिए नीचे लिखा है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, तीनों मिलाकर के संसद का निर्माण करते हैं। लोकसभा राष्ट्रपति। भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री के कहने से राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति जो संसद को भंग करता है। या राष्ट्रपति भंग करेगा, प्रधानमंत्री कहेगा तब भंग करेगा वो। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद का 85 है। 85। अगला है आपका, किस अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्री एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है? किस अनुसूची में उल्लेख किया गया? जो शपथ लेते हैं, मैं भारत के नियम कानून के अनुसार जो है बात करूंगा, गोपनीयता रखूंगा, इसका उल्लेख कहाँ पे है? तृतीय अनुसूची में। तृतीय अनुसूची में जो है कि मतलब शपथ का उल्लेख है कि मैं शपथ कैसे कैसे शपथ लेंगे, उसके बारे में वहां पर उल्लेख है, वहां पे है। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के द्वारा होता है, बता दीजिए। एकल संक्रमणीय एकल संक्रमणीय मत पद्धति, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा। एकल संक्रमणीय मत पद्धति है कि, या देखिए अगर इस तरह भी लिखा हुआ तो हमारा सही है, ये भी है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा या मत पद्धति द्वारा। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है? अभी मैंने इसके बारे में बताया था। चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की 50-50 संख्या कम से कम होनी चाहिए। 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक। 50 सदस्य प्रस्तावक एवं 50 सदस्य अनुमोदक, इतने दोनों लोग रहेंगे तभी जाकर के राष्ट्रपति जो है चुनाव इसका होगा यहाँ पे। अगला है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा, राज्यसभा के विधायक। लोकसभा राज्यसभा के साथ साथ राज्यों के विधान परिषद, जो विधायक होते हैं। देखिए लिखा हुआ यहाँ पे है, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य विधायक होते हैं, भी इसमें प्रभाव करते हैं। देखिए इसमें अंत में ये भी लिखा हुआ है, लोकसभा में 2 लोग होते हैं। लोकसभा में जो है 2 लोगों को निर्वाचित करता है, राष्ट्रपति भेजता है, और राज्यसभा में 12 लोगों को भेजता है। मतलब लोकसभा में 2 लोग और राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करता है। ये प्रतिभाग नहीं करते इसमें। राष्ट्रपति का चुनाव किस ढंग से होता है? बात वही है, अप्रत्यक्ष ढंग से लिखा है यहाँ पे है, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब है जनता डायरेक्ट नहीं चुनती इनको है, जनता विधायक एमएलसी को चुनती है और एमएलसी लोग उनका चुनाव करते हैं, इसलिए इसको अप्रत्यक्ष कहा गया है। देखिए लिखा हुआ है, क्योंकि जनता डायरेक्ट राष्ट्रपति को नहीं चुनती, अथवा जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसलिए इसको अप्रत्यक्ष विधि कहा गया है। ये चीज यहाँ पे। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपता है। किसी कारणवश अगर राष्ट्रपति का देहांत, मान लीजिए कार्यकाल में देहांत हो जाए या अस्वस्थ हो जाए राष्ट्रपति अगर, तो उसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल कौन देखता है? उपराष्ट्रपति देखता है। अगर ये भी गड़बड़ हो जाए तब कौन देखेगा?
उस टाइम पे जो है आपका मुख्य न्यायाधीश जो होता है उसकी जिम्मेदारी होती है, वह इसको डील करता है, वह देखता है। अगर राष्ट्रपति भी मतलब राष्ट्रपति तबीयत खराब उसकी हो गई और उसी टाइम पे अगर उपराष्ट्रपति गड़बड़ हो गया तो कौन देखेगा इसको? उस टाइम पे भारत का मुख्य न्यायाधीश क्या नाम है, एक है न्यायाधीश हिदायतुल्ला करके, वही मुख्य राष्ट्रपति बने थे वो। तो एक बार अवसर मिला था इस तरह से कि मतलब मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति का पद संभाला था। तो उपराष्ट्रपति को सौंपे गए। अगला देखिए यहाँ से है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। कौन हटा सकता है भाई? महाभियोग लगाकर हटा। महाभियोग है, संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया से। संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है? चलिए जवाब देख लीजिए। 61वां अनुच्छेद है ये। इसे महाभियोग का वर्णन जहां दिया गया, इसी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाएगा इसको। राष्ट्रपति के चुनाव में संबंधित निर्णय कौन करता है? चुनाव संबंधित निर्णय कौन करता है? इसका जवाब आपका क्या होगा? क्या जवाब देंगे आप लोग? सर्वोच्च न्यायालय। जवाब देखिए, जवाब क्या सही है? चलिए सही है। इसका निर्णय जो है सर्वोच्च न्यायालय करता है। चुनाव से संबंधित निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय करता है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है किसके कहने से? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की सलाह पर। अच्छा, प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? 61। 123 अनुच्छेद है। 123। एक चीज और है जानिएगा कि अध्यादेश का मतलब होता है आधा आदेश। और क्या सर? आधा आदेश, पूरा आदेश नहीं है, नियम नहीं है। 6 महीने तक लागू रहता है। सत्र क्या, अगर मान लीजिए अध्यादेश कोई राष्ट्रपति ने जारी कर दिया तो अपने जब से जारी कर तब से लेकर 6 महीने तक वो लागू रहता है। और अगर कोई संसद का कोई सत्र अगर चल रहा है तो 7 या 4 सप्ताह 7 सप्ताह तक जो है वो लागू रह सकता है। 7 सप्ताह के अंदर संसद कानून बनाता है, उसको जो है कानून के रूप में उसको पारित करना पड़ेगा, नहीं तो वो निरस्त हो जाएगा। मतलब कहने का मेरा ये है, राष्ट्रपति कोई अध्यादेश को जारी करता अगर तो 6 महीने तक लागू रहता है। और उसी बीच में अगर कोई संसद का कोई सत्र कोई चालू अगर हो गया तो सत्र के चालू होने के 7 सप्ताह के अंदर संसद को उस पर कानून बना करके उसको लाना पड़ता है। संसद उसको नहीं लाती तो अपने आप वो निरस्त हो जाता है 6 महीने के अंदर, तो 7 हफ्ते में निरस्त हो जाएगा वो। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? बताइए भाई, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने लोग मनोनीत करता है? 14। 12 और 14 लोग ने कम करेगा। 12 2 है, फिर लोकसभा राज्यसभा लोकसभा 14 नहीं हो गए? 12 होगा चाहे 2 होगा तो 14 का 14 पूरा हो जाएगा। किसको सही करेंगे इसमें से? कितना लोकसभा में 12। राज्यसभा में कितने लोग होते हैं? राज्यसभा में 12 लोग हैं, लोकसभा में 2 लोग हैं। देखिए 2 लोग हैं, 12 दिया है यहाँ पे। राज्यसभा में 12 लोगों को नियुक्त करता है। लोकसभा में कितने को नियुक्त करता है? लोकसभा में 2 लोगों को नियुक्त करता है, 2 एंग्लो इंडियन। और राज्यसभा में 12 लोगों को नियुक्त करता है। 12। ये भी जानिएगा कि राज्यसभा जो होती है अस्थायी सदस्य है, अस्थायी होता है। लोकसभा जो अस्थायी होता है सदस्य। अस्थायी और अस्थायी की बात करेंगे, राज्यसभा अस्थायी और लोकसभा अस्थायी। चलिए, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? भी जो मैंने बताया आपको, 6 माह। कोई सत्र प्रारंभ कोई हो गया है तो कितने टाइम तक उसको जो है कि रखा जा सकता है? 6 सप्ताह। 7 बताया था, 6 सप्ताह।
6 सप्ताह तक, मैक्सिमम 6 सप्ताह तक रह सकता है। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है? लोकसभा में जो है मैक्सिमम कितने लोगों को रख सकता है राष्ट्रपति? 2। और किसको किसको रख सकता है? यहाँ बात है किसको रखने की बात है, किसको रखेगा वो? एग्लो इंडिया। एग्लो इंडियन, एग्लो इंडियन जो लिखा हुआ एग्लो है, इंडियन। एग्लो इंडियन। तो एग्लो इंडियन माने क्या होता है? एंग्लो इंडियन माने दूसरे देश से रहते हैं। तो बताए सही सही, इसको एंग्लो इंडियन माने क्या होता है? अभी नहीं। बताइए भाई, एंग्लो इंडियन माने ये तो होता क्या है? जो दूसरे देश ये के कहाँ रहते आ हैं गया? अपने। एंग्लो माने अंग्रेज होता है। एंग्लो माने अंग्रेज, इंडियन अंग्रेज। माने भारतीय। वो अंग्रेज जो भारत की नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं, अच्छा। उसी को एंग्लो कहा जाता है। मतलब वे नागरिक जो पहले अंग्रेजों के साथ भारत में आए, भारत के नागरिक बन गए वो लोग, उन्हीं को एंग्लो इंडियन कहा जाता है। अंग्रेज इंडियन, उनको नियुक्त करने वाली बात यहाँ पे है। चलिए, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नियुक्त कर सकता है? अनुच्छेद कौन सा है वो? 331 है ये। 331 के तहत जो है 2 एंग्लो को रख सकता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित उत्पन्न विवाद का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? अगर कोई बवाल पैदा कोई हो गया निर्वाचन को लेकर के, उसका निपटारा कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय होगा, और कौन होगा? अंजलि है बाबा के सब तक। सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय जो इसका तो देखता है। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? सलाह किसकी लेता है? राज्यपाल को, किसी राज्य में कोई राज्यपाल नियुक्त कर, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? मुख्य न्यायाधीश। मुख्य ने नहीं, अब वो राष्ट्र सलाह लेगा प्रधानमंत्री से। जवाब देखिए क्या इसका है। प्रधानमंत्री की सलाह लेता है। राष्ट्रपति जब किसी की राज्य में किसी राज्यपाल की नियुक्ति करता है, वहां प्रधानमंत्री की सलाह लेता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी को मृत्युदंड को माफ कर सकता है? अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 72 है वो। और अनुच्छेद 161 के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। देखिए, राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति के पास ये अनुच्छेद 72 है, और किसी राज्य का कोई राज्यपाल कोई अगर है तो 161 के तहत जो किसी को क्षमादान कर सकता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बताइए भाई, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? नहीं पता है? एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। कौन से राष्ट्रपति जो जिसका चुनाव निर्विरोध तो उस पर कोई विरोधी नहीं कोई था उनका? नीलम संजीव रेड्डी, नाम उनका है नीलम संजीव रेड्डी। ये निर्विरोध चुने गए। इसके बाद कोई राष्ट्रपति निर्विरोध नहीं चुना गया, सबके साथ चुनाव होता है। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे? सबसे लंबे समय तक किसका कार्यकाल था राष्ट्रपतियों में? राजेंद्र साहब। ठीक है, तो 2 बार चुने गए थे भाई, तो उनका कार्यकाल लंबा होगा ही। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? इसका जवाब है अनुच्छेद 74। मतलब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की बातों का उल्लंघन नहीं कर सकता, जो कहेगा उसको उसके मानना है उसके। ये चीजें हैं अनुच्छेद 74 में लिखा हुआ है। तो राष्ट्रपति ऐसा नहीं कि बिल्कुल जो है निरंकुश हो जाएगा, प्रधानमंत्री की बातों को मानना पड़ेगा, उसे मानना है उसे। अगला है, भारत के मुख्य राष्ट्रपति की मृत्यु
कार्यकाल पूरा होने से पहले हो गई थी। कौन से राष्ट्रपति ऐसे थे जिनकी मृत्यु जो है पहले में हो गई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन यहाँ पे है जवाब इसका। डॉक्टर जाकिर हुसैन मृत्यु पहले हो गई थी। अगला प्रश्न है, किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे? अभी बताया था मैंने आप लोगों को, हिदायतुल्लाह नाम लिया था मैंने। मेरी आवाज मिल रही है आप लोगों को? हाँ। हिदायतुल्लाह का नाम लिया था मैंने। तो एक पहले न्यायाधीश थे जो भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी काम कुछ दिन किए थे। भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे, जो गैर कांग्रेसी थे? तो बीबी गिरी नाम आता, बीबी गिरी का नाम आता है इसमें, जो गैर कांग्रेसी थे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति, मतलब प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति का गौरव प्राप्त इन्हें है। भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब होता है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है? चुने हुए प्रतिनिधियों का संगठन है ये। चलिए देखिए क्या जवाब दिया हुआ है। राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। एक गणतंत्र का मतलब यही है कि भारत का जो प्रमुख बनेगा, जो मुख्य बनेगा, उसका चुनाव परोक्ष रूप से उन्हीं के द्वारा किया जाएगा। इसी को गणतंत्र कहते हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पूरा नाम इनका है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला थी, प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। और राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत तय किया गया है? अनुच्छेद देख लीजिए इसका, अनुच्छेद 143 है। राष्ट्रपति अगर चाह रहा है कि भाई उसको कोई निर्णय नहीं ले पा रहा राष्ट्रपति अगर, तो मुख्य न्यायाधीश से वो परामर्श कर सकता है। वो किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित जाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? कोई भौगोलिक क्षेत्र है तो उसे अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको प्राप्त है? जवाब इसका राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति जवाब इसका होगा, इसी को प्राप्त है। राष्ट्रपति पद की रिक्ति को कितने महीने के अंदर भरने का प्रावधान है? 6 महीने। जवाब देख लीजिए इसका, 6 महीने बिल्कुल सही जवाब आपका है। भारत में अब तक किसी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लगाया गया है या नहीं? नहीं। बताइए। नहीं। नहीं लगा है, नहीं लगा, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? संविधान का उल्लंघन करने पर, संविधान का उल्लंघन करने पर, अतिक्रमण करने पर। वही अतिक्रमण उल्लंघन एक ही बात है। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। बिल्कुल सही जवाब है। भारत का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है दिलाता है उनको। लोकसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 12 और 2। दोनों है यहाँ पे, कितना हो जाएगा? 14 होगा ना? 12 2 14। तो ये चीज यहाँ दिया हुआ है। चलिए बस खत्म होने वाला है। 60 प्रश्न है, बस 51 पे आ गए आप लोग हैं। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? कौन सा विधेयक ऐसा है जिसको राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता? 2-3 विधेयक है, इसमें बताया था, दिखाया था मैंने अभी आपको, बता दीजिए। संविधान संशोधन कोई अगर है और धन विधेयक कोई अगर है। देखिए यहाँ पे जवाब क्या है, धन विधेयक यहाँ लिखा हुआ है। धन विधेयक के अलावा संविधान संशोधन कोई अगर है तब भी उसको वापस नहीं कर सकता उसको उस पर साइन करने ही करनी उसको है। तो धन विधेयक और संविधान संशोधन कोई अगर है,
युद्ध तथा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? मतलब आपातकाल कौन लागू कर सकता है? राष्ट्रपति। युद्ध आपात राष्ट्रपति कर सकता है। किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति 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 दे सकता है। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? मान लीजिए भारत का उपराष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों लोग गायब हो गए हैं, उस समय नहीं है, तो कार्यभार मुख्य कौन न्यायाधीश। देखेगा उस समय? मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश देखेगा। बताइए मुख्य न्यायाधीश कौन सा था जिसने देखा था इस कार्यभार को? अब्दुल्ला हिदायतुल्ला, न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? किस सूची के विषय पर? मतलब 3 सूचियां होती हैं, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 सूचियां होती हैं। इस पर किस पर जो है वो अपना अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति? राज्य सूची। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, किस पर जारी कर सकता है? राज्य सूची। संघ व समवर्ती सूची पर। संघ व समवर्ती सूची पर वो जो है, मतलब केंद्र सूची और समवर्ती सूची पर वो जो अपना अध्यादेश जारी कर सकता है, राज्य सूची पर जारी नहीं कर सकता वो। नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने के लिए मुख्य रूप से किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? नया राज्य को बनाना कोई है, कोई नए राज्य गठन करना है, तो किसकी अनुशंसा जरूरी है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति होगा और क्या होगा? भारत के राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद कौन सा है? शासन 356 के तहत जो है किसी राज्य में ये जो घोषणा करता है, राष्ट्रपति घोषणा करता है राष्ट्रपति शासन की। महान्यायवादी का कार्यकाल होता है, अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष। मुझे लग रहा है कि जितना चाहे राष्ट्रपति उतना होता है, राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार होता है। भारत के किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? जाकिर हुसैन। देखिए क्या सही है। 2 लोग हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन था फखरुद्दीन अली अहमद। अंतिम प्रश्न आपका है, राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिलता है? अनुच्छेद 352 से 360। देखिए तीनों चीजें दिया यहाँ पे है, 52, 56, 60। भाग 18 है, भाग 18 में वर्णन इसका है, और अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक जो है इसका उल्लेख किया गया। 52 में आपका बाह्य आक्रमण कोई हो, 356 में राष्ट्रीय शासन के लिए है यहाँ पे, और 360 में अनुच्छेद वित्तीय आपात के लिए है। तो इतनी चीजें यहाँ पे है, इम्पोर्टेंट तीनों आपका इम्पोर्टेंट आपके लिए है। 52, 56, 60 राष्ट्रीय, राष्ट्रपति, वित्त आपात, इसको याद कर लीजिएगा। और 352 ये तो आज का कक्षा यहीं तक समाप्त करते हैं इसको। अब है चलिए, और कोई प्रश्न किसी को बताए? पेपर साल में करवाएंगे पूरा नहीं? पेपर आप लोग पेपर यूट्यूब पे आया हुआ देख रहे हैं, सब यूट्यूब पे है, उसको खोल के देख लीजिए, डालिए, सब मिलेगा आपको। संस्कृत सब पेपर परिपना सब पर आ चुके हैं, आप वहीं पढ़ लीजिए। पेपर जो है सारे पेपर आपके यूट्यूब पे हैं, लोग पढ़ा भी चुके हैं, जुटम टेंशन हम क्या कर लेंगे। और हमारे पास पेपर भी नहीं मिल रहा है, उसको हम खोज रहे हैं, साफ साफ नहीं रहा है। जो ही ने भेजा था उसको तो देखा मैंने, और पेपर यूट्यूब पे पेपर है, सारे पेपर आप डालिएगा कि मतलब यूपी टेट 2021 का हिंदी का पेपर जो भी डालेंगे वो दे देगा तुरंत उठा करके। तो आज की क्लास यहीं तक, कल हम लोग पुनः शाम को मिलेंगे। शाम वाली क्लास ठीक है,
सुबह वाली क्लास ठीक नहीं चल रही है। सही है, शाम सुबह में चलता भी नहीं है और सुबह शाम ठीक है। तो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों को शुभ रात्रि।